नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। एमपी टेट वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा 10 नवंबर 2024 से आयोजित हो चुकी है और 30 नवंबर तक यह सुचारू रूप से संचालित होगी, जिसमें पर्यावरण अध्ययन इस बार एक कठिन सब्जेक्ट के रूप में उभर कर आया है। इसलिए मैं आपके सामने तथ्यात्मक रूप से पर्यावरण अध्ययन को प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें हमारी 15 कक्षाएं पिछले 15 दिनों से संचालित हो चुकी हैं और आज 16वीं कक्षा है हमारी। तो जिन भी विद्यार्थियों के आगामी 8-10 दिन में एग्जाम होने वाले हैं, वे निश्चित रूप से पर्यावरण अध्ययन का एक बार अच्छे से अभ्यास करके जाएं, सारे तथ्यों को समझ करके जाएं, तो निश्चित रूप से आप अच्छे से अच्छे अंकों को हासिल कर पाएंगे। पहला तथ्य देखते हैं बिना किसी विलंब के। ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। कौन सा है? सौर ऊर्जा। इस सौर ऊर्जा वर्तमान में एक नया ऊर्जा का स्रोत बनकर के उभरा है। सरकार भी इसके लिए अनेक प्रकार से प्रोत्साहन दे रही है। कई राज्यों में फ्री सोलर पैनल भी लगाए जा रहे हैं। अगला तथ्य, सौर, पवन, ज्वारीय, पन बिजली ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधन उदाहरण है किसके? नवीकरणीय ऊर्जा के। किसके उदाहरण है? नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है। अगला तथ्य, कभी न समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा है। कौन सी? सौर ऊर्जा। क्योंकि जब तक सूर्य है तब तक सौर ऊर्जा भी रहेगी और इससे किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता। तो कभी ना तो समाप्त हो जो और ना ही जिसके माध्यम से प्रदूषण फैलता हो, ऐसी कौन सी ऊर्जा है? तो वह सौर ऊर्जा कहलाती है। अगला तथ्य देखते हैं, वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहागार है। कौन सा है? सौर ऊर्जा। कौन सा है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा सूर्य के माध्यम से प्राप्त होती है। सरल है। अगला तथ्य देखते हैं, जैविक मात्रा में सबसे अधिक उपयोग की जाती है। कौन सी ऊर्जा जैविक मात्रा में सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है? तो सौर ऊर्जा जैविक मात्रा में सबसे अधिक उपयोग की जाती है। अगला तथ्य देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कैसे किया जाता है? फोटोवोल्टेइक तकनीक के द्वारा। किसके द्वारा? फोटोवोल्टेइक तकनीक के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन तथा सौर सेल में से सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है। क्या है? सौर सेल। सौर सेल पर्यावरण के एकदम अनुकूल है। अगला तथ्य देखते हैं, जीवाश्म ईंधन नहीं है। यूरेनियम। यूरेनियम एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला तथ्य देखते हैं, पौधे के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, या पौधे के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? कि पौधे के वे उत्पाद जो कि कई हजारों सालों से पृथ्वी के नीचे दबे हुए पड़े थे, या पौधे के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में कहते हैं, वे कौन से कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन करने में कच्चे माल के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला तथ्य, परमाणुओं के संयोजन अथवा विखंडन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है। क्या की जाती है? तो कह रहे हैं कि नाभिकीय ऊर्जा की जाती है। अगला तथ्य देखते हैं, न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। अगला तथ्य देखते हैं, हाइड्रोजन के महत्व को देखते हुए भारत में वर्ष 2003 में गठन किया गया है। किसका? राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का। किसका? राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का गठन किया गया है।
या इस तरीके का प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का गठन कब किया गया है? तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का गठन वर्ष 2003 में किया गया है। अगला तथ्य देखते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य का ईंधन है, कौन सा है? हाइड्रोजन। वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। अगला तथ्य देखते हैं, ऊर्जा संकट से तात्पर्य है। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? कि कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। क्या अभिप्राय है कि मानव को निरंतर कोयला और पेट्रोल जैसे जो जीवाश्म ईंधन है, जिनमें अब निरंतर कमी होती जा रही है, इनके निरंतर कम होने का खतरा, इनके समाप्त हो जाने का खतरा, यही ऊर्जा संकट कहलाता है। अगला तथ्य देखते हैं, कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल, विद्युत तथा परमाणु ऊर्जा में से भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है, कौन सा है? जल विद्युत। कौन सा है? जल विद्युत सबसे अच्छा स्रोत है। अगला तथ्य देखते हैं, सौर शक्ति, जैव पुंज शक्ति, लघु जल विद्युत शक्ति तथा अपशिष्ट से अर्जित ऊर्जा में से भारत में जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सबसे अधिक संभाव्यता वाला है, वह कौन है? सौर शक्ति। कौन सा है? सौर शक्ति सबसे अधिक संभाव्यता वाला साधन है। अगला तथ्य देखते हैं, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो जैव ईंधन पारिस्थितिक अनुकूल होता है, बिल्कुल सही बात है। पहला तथ्य आ गया, जैव ईंधन पारिस्थितिकी के अनुकूल होता है। दूसरा तथ्य, जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। क्या? जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में भी योगदान दे सकता है। और तीसरा, जैव ईंधन मक्का से भी बन जाता है। किससे? जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। तो ये तीन बातें जैव ईंधन के संबंध में आई। कौन कौन सी? सबसे पहला कि जो जैव ईंधन होता है वह पारिस्थितिकी के बिल्कुल अनुकूल है, कोई इसका विपरीत प्रभाव नहीं है। दूसरा, जैव ईंधन जो है वह ऊर्जा संकट के समाधान में भी योगदान दे सकता है। और तीसरा, जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। अगला तथ्य देखते हैं, बायोडीजल की फसल है, कौन सी? जेट्रोफा। जेट्रोफा बायोडीजल की भी फसल है। अगला तथ्य देखते हैं, एथेनॉल एक प्रसिद्ध एल्कोहल है, इसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। इसका प्रयोग होता है, कहाँ होता है? हरित ईंधन के रूप में। कहाँ होता है? हरित ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता है। किसका? एथेनॉल का। अगला तथ्य, पाइन, करंज, फर्ण से भी किण्वीकरण कर एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। इसे शामिल करते हैं किसमें? हरित ईंधन स्रोत में। एथेनॉल को किस प्रकार के ईंधन स्रोत में शामिल किया जाता है? तो हरित ईंधन स्रोत में शामिल किया जाता है। चलिए अगला तथ्य देखते हैं, जिसकी खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। जिसकी खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है वह क्या है? मक्का। मक्के की खेती एथेनॉल के प्राप्त करने के लिए की जा सकती है। अगला तथ्य, जोट्रोफा, पोंगामिया और सूरजमुखी की खेती की जा सकती है। किसके लिए? बायोडीजल के लिए। किसके लिए? बायोडीजल के लिए इनकी खेती की जा सकती है। अगला तथ्य देखते हैं, नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है, वे हैं कौन है? वायु, मृदा एवं जल का रेडियोधर्मी प्रदूषण, वन अपरोपण तथा पेड़ पौधों एवं जंतु समूह की क्षति और रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण। अगला तथ्य देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में। कब किया गया था? 2015 में। और कहाँ किया गया था? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में। अगला तथ्य देखते हैं, कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच स्थित
121 देशों का एक समूह है जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है। कौन? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है ना, क्या नाम दिया गया है इसको? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। अगला तथ्य देखते हैं, फरीदाबाद हरियाणा में है। क्या है? तो ISA का सचिवालय। क्या है? ISA का सचिवालय फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण ही है। क्या? बायोमास गैसीकरण। क्या है? बायोमास गैसीकरण। अगला तथ्य देखते हैं, जीव भार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय सस्टेनेबल हलों में से एक समझा जाता है। इस संदर्भ में कथन सही है। कौन सा? नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीव भार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। ठीक है ना, किस किस का? नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी। अगला तथ्य देखते हैं, नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी द्वारा उत्पन्न गैस का उपयोग बिजली पैदा करने वाले जनरेटर से जुड़े उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए अंतर्दहन इंजन में किया जा सकता है। किसकी जगह? डीजल की जगह इनका प्रयोग किया जा सकता है। अगला तथ्य देखते हैं, बायोगैस में अप्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सौर ऊर्जा। क्या पाई जाती है? सौर ऊर्जा। तो बायोगैस में अप्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा पाई जाती है। अगला तथ्य देखते हैं, फ्यूल सेल्स जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है से संबंधित सही कथन है। कौन सा सही कथन है? तो यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद वाई प्रोडक्ट्स के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। किसका? ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। अगला तथ्य देखते हैं, फ्यूल सेल में एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से उत्पादन होता है, न कि दहन के माध्यम से। किसका? विद्युत का। किसका उत्पादन? विद्युत का। अगला तथ्य देखते हैं, फ्यूल सेल से विद्युत उत्पादित होती है। किसके रूप में? दिष्ट धारा DC के रूप में। किसके रूप में? दिष्ट धारा DC के रूप में विद्युत उत्पादित होती है। अगला तथ्य देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उत्तरदायी है। क्या है? कोयले में सल्फर की उपस्थिति। कोयले में सल्फर की उपस्थिति सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उत्तरदायी है। अगला तथ्य देखते हैं, सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं माइक्रोबियल फ्यूल सेल ऊर्जा का धारणीय सस्टेनेबल स्रोत समझी जाती हैं, क्योंकि ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युतीय उत्पादन कर सकती है। ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त करती है। ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती हैं। अगला तथ्य देखते हैं, जैव परिवर्तनीय सबस्ट्रेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं। कौन सी? सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं। अगला तथ्य देखते हैं, भारत में संप्रति उपलब्ध प्रौद्योगिक स्तर को देखते हुए सौर ऊर्जा का सुविधा से उपयोग किया जा सकता है। किस लिए? आवासीय भवनों को गर्म पानी की पूर्ति करने के लिए, लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु जल की पूर्ति करने के लिए और सड़क के प्रकाश की व्यवस्था के लिए। चलिए अगला तथ्य देखते हैं, भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जॉट्रोफा करकास के अलावा पोंगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? क्योंकि भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पोंगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। पोंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में पाया जाता है, जिसमें से लगभग आधा ओलिइक अम्ल होता है। क्या होता है?
ओलियक अम्ल होता है। अगला तथ्य देखते हैं, भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। कहाँ नहीं पाए गए हैं? तो गंगा डेल्टा में। गंगा डेल्टा में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। अगला तथ्य देखते हैं, पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली वह ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है कहलाती है, क्या कहलाती है? भूतापीय ऊर्जा। क्या कहलाती है? भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। अगला तथ्य देखते हैं, भारत में भूतापीय ऊर्जा स्रोत के प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन से? हिमालय, खंभात बेसिन, सोनाटा, पश्चिमी घाट, गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन। अगला तथ्य, जैव मूल एस्फाल्ट बायो एस्फाल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई है। इस पदार्थ का महत्व है, किस लिए, क्या महत्व है? पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत वायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता। वायो एस्फाल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है। वायो एस्फाल्ट से सड़कों की पूरी तरह ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। अगला तथ्य देखते हैं, वायो एस्फाल्ट डामर का विकल्प है जिसका निर्माण नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है। कैसा है? गैर पेट्रोलियम आधारित। अगला तथ्य देखते हैं, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है, कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम। कितना? 5 माइक्रोन से कम। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो 5 माइक्रोन से कम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला तथ्य देखते हैं, जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन विभिन्न देशों, नागरिक समाजों व निजी क्षेत्रों का एक व्यावसायिक वैश्विक प्रयास है जो अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत कर प्रतिबद्ध है वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु। अगला तथ्य देखते हैं, यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। कौन सी? जैवोपचारण, वायो रेमिडिएशन। अगला तथ्य देखते हैं, जैवोपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है आनुवांशिक इंजीनियरिंग का। अगला तथ्य देखते हैं, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। मानव के द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। अगला तथ्य देखते हैं, वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषक मुख्यतया पर्यावरण में प्रवेश करते हैं, किसके कारण से? मानव जनित एंथ्रोजेनिक प्रदूषण के कारण। अगला तथ्य देखते हैं, जैव विघटित प्रदूषक हैं। कौन से हैं? वाहित मल। कौन से? वाहित मल जैव विघटित प्रदूषक हैं। अगला तथ्य, ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों को जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। क्या है? वायु प्रदूषण का। किसका? वायु प्रदूषण का है। अगला तथ्य देखते हैं, जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में विषाक्त गैसों या कणकीय पदार्थों की वजह से अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, वायु प्रदूषण के 2 स्रोत हैं, पहला प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानव जनित स्रोत। वनाग्नि तथा ज्वालामुखी उद्गार, जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि आते हैं, किसमें? प्राकृतिक स्रोत में आते हैं।
अगला तथ्य देखते हैं, जैव अपघटनीय प्रदूषक कौन सा है? सीवेज। जैव अपघटनीय प्रदूषक सीवेज है। अगला तथ्य देखते हैं, प्रकाश रासायनी धूम कोहरे के बनने के समय उत्पन्न होता है। क्या? नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है। अगला तथ्य, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा शब्द बना है किससे? स्मोक और फॉग के मिलने से। जहां पर अधिक यातायात रहता है वहां पर भी गर्म परिस्थितियों तथा तेज सूर्य विकिरण से निर्माण होता है। किसका? प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का। किसका? प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का। इस प्रकार से अभी हमने पर्यावरण अध्ययन से संबंधित अपनी 16वीं कक्षा देखी और एमपीटेट वर्ग 3 पर आधारित या दुनिया के पर्यावरण पर आधारित अपन ने बहुत सारे तथ्यों का लाभ लिया। कल आगामी कक्षा हम आप सभी के सामने लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।